ये देखिए दोस्तों, हमारी गाड़ी निकल चुकी है पुणे से दिल्ली होते हुए पठानकोट के लिए। अभी जो आप ये एक्सप्रेस हाईवे देख रहे हैं, ये हम लोग टूवर्ड्स नासिक की तरफ चल रहे हैं। और सुबह के टाइम हम लोगों ने प्लान किया था जल्दी निकलने का, लेकिन होते होते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और निकलते निकलते हमें दोपहर के 1:30 बज गए। दोस्तों, जब भी हम कहीं की रोड ट्रिप प्लान करते हैं तो जैसा शेड्यूल्ड हम लेके चलते हैं वैसा हम लोग नहीं हो पाता है, क्योंकि फैमिली के साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके डिले हो ही जाता है। अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो ऑन टाइम हमको स्टेशन पहुंचना होता है, लेकिन जब खुद की गाड़ी हो तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात रहती है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, अपनी गाड़ी है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो जाता है। और देखिए, जो अभी हम इस रोड पे चल रहे हैं, ये नासिक की तरफ जाने वाला रोड है, पुणे से नासिक की तरफ जाने वाला रोड है। और इस रोड पे देखिए अभी फ़िलहाल तो कोई ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक का जो पोर्शन था वो पीछे हम लोगों ने क्रॉस कर दिया और वहाँ पर हम जो है वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो अभी काफ़ी क्लियर रोड अभी हम लोगों को मिल रहा है। और फ्यूल की बात करी जाए तो हमने एक दिन पहले ही अपनी गाड़ी में सीएनजी और पेट्रोल दोनों ही टैंक फुल करवा लिए थे, ताकि हमको रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो रोड्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को टू व्हीलर वाले देते हैं, क्योंकि ये कहीं से भी सडनली आ जाते हैं और यही लोग सबसे ज़्यादा रोड ब्लॉक करते हैं। तो इसलिए आप लोग कभी भी कोई प्लान कर रहे हैं ट्रिप का, तो आप सुबह जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए। और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश कर सकते हैं। तो काफ़ी एक्साइटमेंट था इस जो ये रोड ट्रिप है। हमने काफ़ी समय पहले प्लान किया था, लेकिन छुट्टी को लेते हुए और बाकी और कामों को लेते हुए धीरे धीरे समय कटता चला गया। और जो हमने डेट डिसाइड करी हुई थी, वो डेट पे हम लोग फाइनली आज हम निकल चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है और सारी तैयारियां करके हम लोग निकले हैं। पुणे में तो कोई ऐसी अभी खास गर्मी नहीं हो रही है, लेकिन जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंचेंगे, जैसे जैसे हम पंजाब की तरफ बढ़ेंगे, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो इसलिए हम लोगों ने सारी तैयारियों के साथ निकले थे, जैसे क्या सर्दी के कपड़े, स्वेटर, ब्लैंकेट वगैरह भी हम लोगों ने साथ में कैरी किया हुआ है। दोस्तों, रोड ट्रिप का जो मज़ा है वो आपको फ़्लाइट में या फिर ट्रेन में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रोड ट्रिप में आप कहीं भी रुक सकते हैं, अलग अलग जगहों के फूड ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग जगहों के आपको कल्चर देखने के लिए मिलता है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा रोड की ट्रिप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर बाय रोड ही चलना पसंद करता हूँ। अभी हम लोग पठानकोट से मंसूरी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ के रोड भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ड्राइविंग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और रोड काफ़ी क्लियर है, 80 की 100 की स्पीड। दोस्तों, जब हमने अपनी इस ट्रिप को स्टार्ट किया था तब मीटर की जो रीडिंग थी वो लगभग 4769 थी जब हम लोगों ने इस ट्रिप को स्टार्ट किया था। और जब हम इस ट्रिप को कंप्लीट करके लगभग 15 से 17 दिन लगे हमें इस ट्रिप को कंप्लीट करने में, तो जब हम वापस आए तो हमारा जो है लगभग 10,500 या 600 हो चुका था। तो पेट्रोल की बात करी जाए तो दोस्तों, मैंने जब हम लोगों ने इस ट्रिप को स्टार्ट किया था तो मैंने जो है पेट्रोल फुल टैंक किया था, क्योंकि आप भी अगर किसी ऐसी लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हैं तो आपको जो है अपने गाड़ी का सीएनजी और पेट्रोल दोनों ही फुल करके निकलना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि सीएनजी कहीं कहीं अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको अपनी गाड़ी पेट्रोल की चलानी पड़ सकती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप पुणे से अगर कश्मीर की तरफ जा रहे हैं तो आप एमपी वाला रोड लेके चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीएनजी अवेलेबल है। और अगर आप मुंबई की तरफ से जाते हैं तो आपको अगर न्यू दिल्ली और मुंबई का जो एक्सप्रेस वे है, अगर आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं तो अभी नया एक्सप्रेस वे बना है और उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी काम होना बाकी है। हालांकि रोड को तो थ्रू कर दिया है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ जो रोड पे होनी चाहिए वो अभी तक वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि शुरुआत में अगर आप रोड के ऊपर एंटर करते हैं तो आपको पेट्रोल पंप या फिर सीएनजी के जो पंप हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और बीच में जो है कोई भी
पेट्रोल पंप या फिर आपको रेस्ट एरिया वगैरह नहीं है। बोर्ड पे ज़रूर आपको दिखाई देगा, लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो आपको कोई भी फैसिलिटी वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कहीं भी आप ऐसे जा रहे हैं तो आप ऐसे रास्ते को डिसाइड कीजिए, ऐसे रास्ते को चुनिए जहाँ पर ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। और सेकंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एमपी की तरफ से जाते हैं ग्वालियर होते हुए, भोपाल होते हुए, तो आपको सीएनजी हर जगह अवेलेबल है, सीएनजी की कोई भी दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी ने मुझे लगभग जो एवरेज दिया है वो 25 से 26 का एवरेज मुझे ऑल ओवर इस इंटायर जर्नी में मिला है। पेट्रोल का तो मैंने एवरेज निकाला नहीं, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ी सीएनजी की चली है। और जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको हमेशा याद रखना है कि आप जब भी ऐसी लॉन्ग जर्नी पे चलते हैं तो आप मैप के ऊपर डिपेंड होके गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि मैप जो है बहुत सारे गलत डायरेक्शन, बहुत सारे शॉर्टेस्ट रूट बताता है और वो कहीं ना कहीं आपको जंगल में ले जाता है। हमारे साथ में भी यही हुआ जब हम रिटर्न जर्नी में आ रहे थे, तो नासिक पहुंचने के बाद में मैंने जीपीआरएस की हेल्प लेने की कोशिश करी, क्योंकि ट्रैफिक में कहाँ से रूट है वो हमको पता नहीं चल पा रहा था। तो इसलिए जीपीआरएस ने मुझे नासिक के बाद जो हम लोगों को एक रोड मिला, वो इतना भयंकर रोड था, इतना जंगल वाले रोड में हम लोग चले गए कि वो इतनी मतलब पहाड़ी के क्षेत्र से होते हुए वो रोड, हालांकि हम लोग सेफली पहुंच गए, लेकिन ऐसे जीपीआरएस के हेल्प के अनुसार आप जो है कभी भी ऐसे जंगल में ना जाएं। आपने कभी भी जाना है तो आप रोड के जो साइन हैं या फिर किसी लोकल पब्लिक से आप ज़रूर पूछ के चलें, क्योंकि इसके भरोसे आप चलोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे जंगल वाले रास्ते में पहुंच जाओगे। दोस्तों, अगर आप सीएनजी गाड़ी के साथ में अगर आप चलते हैं तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आप कम खर्चे में आप ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हो। इससे पहले मेरे पास में टाटा टियागो थी, उसमें अगर हम इस ट्रिप को करते थे तो लगभग जो है हमारा फ्यूल का कॉस्ट लगभग 40 से 50 हज़ार आता था। लेकिन इस गाड़ी को लेके जब मैं अभी गया तो मुझे महसूस हुआ कि 21 से 22 हज़ार की सीएनजी में हम वापस आ गए 6,500 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करके। और जो है पेट्रोल के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ, पेट्रोल की जो टैंक है वो आपको हमेशा फुल करके चलना चाहिए। तो मैंने पेट्रोल किया जो टैंक है वो यहाँ से जब हम दिल्ली जा रहे थे तो हमने पेट्रोल का फुल टैंक किया था, और रिटर्न जर्नी के समय भी मैंने गाड़ी का जो पेट्रोल की टैंक है उसको फुल किया। तो पेट्रोल का छोड़ के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22,000 के लगभग 6,500 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट किया है। और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अगर आप फैमिली के साथ अपनी ट्रिप को कर रहे हैं तो आप जो है अपने बैग वगैरह पीछे रख सकते हैं और इसको ऐसे फोल्ड करके आप बेड बना सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। हमारी फैमिली इस गाड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और जो जब हम अपनी टाटा टियागो में चलते थे तो बहुत ज़्यादा मदर को या हमें थोड़ा सा बॉडी पेन होता था, क्योंकि बैठ के इतना लॉन्ग डिस्टेंस जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इसकी ड्राइवर सीट और कंडक्टर सीट दोनों भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको इतना कंटिन्यू ड्राइविंग करने के बाद में भी कोई भी हरासमेंट नहीं होती है। और इस गाड़ी में जो हमारे हेडलाइट जो आए थे वो मैंने इसमें LED 192 की मोको की मैंने इंस्टॉल करवाई है। फॉग लैम्प भी मैंने 100 वाट की मोको की इंस्टॉल करवाई है। चारों बल्ब हैं इसमें, 1 2 3 और वहाँ पर 3 और 3 6 ऐसे इसके हेडलाइट हैं। मैंने दोनों ही साइड की मोको की हेडलाइट इसमें डाली है, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि कंपनी जो देती है उसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। आफ्टर मार्केट मैंने ये 360 डिग्री दोस्तों इसमें मैंने 360 डिग्री का कैमरा भी इंस्टॉल करवाया है। 360 डिग्री कैमरे का एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ये होता है, अगर आपकी गाड़ी कहीं भी पार्किंग में खड़ी है तो कोई भी अननेसेसरी जैसे स्क्रैच करके भाग जाते हैं बंदे, वो गलती नहीं करते हैं, क्योंकि उनको देख के ही समझ में आ जाता है कि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा इंस्टॉल है और इसकी रिकॉर्डिंग चालू हो सकती है। तो इसमें जो एक कैमरा हमने इंस्टॉल करवाया है वो फ्रंट में इधर कैमरा इंस्टॉल करवाया है, जो आपकी फ्रंट की विजिबिलिटी को देखते हैं। दोनों तरफ मैंने इसमें
360 का कैमरा लगा हुआ है, तो एक उस तरफ है और एक इस तरफ मिरर है, एक कैमरा इंस्टॉल है। और आइए अभी आपको मैं पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। पीछे की तरफ भी एक ये 360 कैमरा इधर यहाँ पर इंस्टॉल है। ड्राइविंग की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है ये गाड़ी, और ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और स्पेस की बात करें तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में। आपको मतलब गाड़ी लेने के बाद में ऐसा फील नहीं होएगा कि आपने कुछ लेके गलती करी या फिर कुछ दूसरे ऑप्शन पे आपको जाना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं सर्विसिंग की बात करता हूं तो मैंने महालक्ष्मी ऑथराइज सर्विस सेंटर से मैंने अपनी गाड़ी की 3rd फ्री सर्विस करवाई, जहां पर मुझे जो है 3rd फ्री सर्विस का जो मुझे टोटल कॉस्ट लगा है वो 5,118 रुपये लगा है, जिसमें व्हील अलाइनमेंट का इन्होंने मुझसे 515 रुपये चार्ज किया है और व्हील बैलेंसिंग का इन्होंने मुझे 420 रुपीज़ चार्ज किया है, जिसमें इंजन ऑयल और गियर ऑयल दोनों ही चेंज करे हैं और ड्रेन प्लग, गैस किट, ऑयल ड्रेन प्लग, इन सब चीज़ों पे काम किया गया है। और टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग GST 18% के साथ में जो मुझे चार्ज लगा है वो 5,118 रुपये का चार्जेस इन्होंने मुझे लगाए हैं मेरे 3rd सर्विस में। दोस्तों, आपको अपनी गाड़ी करवाते रहना है, जिससे आपको बेहतरीन माइलेज और फ्यूल एफिशिएंसी साथ में सेफ्टी आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था इनकी सर्विस सेंटर के साथ में बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच।